हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी। आ जाइए, आप लोग को ले चलते हैं आज ज्योग्राफी के पूरे एकदम रहस्यमयी दुनिया में कैसे क्या होता है। आज हम लोग जो है पूरा एकदम बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जाम में भी हर एक साल क्वेश्चन बना है और इस बार भी बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, उस चैप्टर का नाम है द्वितीय क्रियाएं, जो कि आपका ज्योग्राफी चैप्टर 6 के है, ठीक है। देखिए, इसमें बाबू आपको वही प्रश्न बताए जाएंगे जो कि एग्जाम में आने वाला है, मतलब जिसके चांसेस है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रश्न आसान आसान क्वेश्चन देखे उसको हम ऐड कर लिए ताकि आसान लगे तो बच्चा लोग कहे कि नहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम से उसका कोई रिलेशन नहीं। तो आसान से नहीं, हम लोग को हार्ड ही क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन चाहे जैसा हो, आसान हो या हार्ड हो, बस वो एग्जाम में आने वाला हो, ठीक है। चलिए ले चलते हैं आपको पहला प्रश्न की ओर। तो इसमें पूछा गया कच्चे माल के आधार पर, ठीक है, उद्योगों का वर्गीकरण करें। कच्चे माल मतलब समझते हैं, जैसे कोई भी इंडस्ट्री फैक्ट्री बनाता है तो वो कोई भी चीज का उद्योग लगाता है, जैसे कपड़ा का ही हो गया या चीनी का हो गया। तो चीनी बनाने के लिए बाबू कच्चे माल की जरूरत पड़ती है, जो कि आपका है गन्ना। गन्ना ले जाता है, उससे रस निकालता है और फिर उसे जो है चीनी के रूप में वो अपना मशीन के थ्रू बनाता है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि कच्चे माल की क्या भूमिका रहती है, ऐसा पूछा गया है। चलिए हम लोग जानते हैं। कच्चे माल के आधार पर उद्योग के मुख्यतः निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। इसके बहुत सारे, इसके क्लासिफिकेशन किए गए बहुत सारे वर्ग हैं। चलिए जानते हैं। पहला कृषि आधारित उद्योग, वैसा उद्योग जिसका कच्चा माल जो है कृषि से प्राप्त होता है। जैसे अभी हम गन्ना के बारे में बोले तो वो गन्ना और भी बहुत सारे चीजें जिसका सीधा संबंध रहता है कृषि से, ठीक है। तो ये उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित होते हैं। जो कृषि आधारित उद्योग है उसमें क्या होता है कि जो कच्चे माल की प्राप्ति होती है वो कृषि से प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे हम लोग खाते हैं मतलब कि रोटी खाते हैं तो वो आटा तो ठीक है, लेकिन जो सूजी रहता है वो भी बाबू हम लोग को कहाँ से मिलता है, गेहूं के से ही मिलता है। लेकिन उसको जो क्या करता है कि उद्योग में ले जाकर सूजी के रूप दे देता है, ठीक है। तो कच्चे माल से यानी कृषि से जो उसका उद्योग खड़ा करता है तो वो हो गया कृषि आधारित। ऐसे बहुत सारे उद्योग है, जैसे कपड़ा उद्योग, कपास कपास के फूल से कपड़ा को जो है बनाता है, ठीक है। चीनी उद्योग गन्ने से चीनी बनाता है, अभी हम बता चुके हैं। वनस्पति तेल उद्योग तिलहन तेल से बनाता है, ठीक है। वनस्पति तेल जिसको आप लोग रिफाइंड या डालडा कहते हैं, ठीक है। कागज उद्योग, कागज, हाँ ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको ये अभी तक नहीं पता है कि कागज बनता कैसे है। उन्हें तो लगता है कागज इट मीन्स कागज, है ना। कागज लकड़ी से कैसे बनेगा, कागज को कृषि से संबंधित समझ में नहीं करते हैं। उनको लगता है कुछ अदर चीज से बनता होगा, जैसे कपड़े से हो गया, प्लास्टिक से हो गया। लेकिन आप लोग को सबसे देखिए, इसीलिए तो बोले कि रहस्यमयी दुनिया है। कागज जैसा हम लोग को दिखता है वैसा होता नहीं, उसको उस रूप में ढालता है मशीन के थ्रू। वो कागज जो है ना वो लकड़ी से बनता है, इसके पेड़ होते हैं। कागज के बारे में आपको थोड़ा बता दें कि कागज के सबसे पहले खोज जो है यानी कागज बनाया गया था वो चाइना में बनाया गया था सर्वप्रथम, ठीक है। कागज जो कि बांस या लकड़ी या गन्ने के खोई, खोई मतलब समझते हैं, गन्ना जो रहता है ना। गन्ना को जब हम लोग ऐसे भी अगर खाते हैं या चीखते हैं, ठीक है, या फिर मशीन में जब उसकी रस निकाली जाती है तो रस के बाद जो उसका बाकी वेस्ट पदार्थ बचता है उसी को खोई बोला जाता है, ठीक है। तो इससे किस चीज का निर्माण होता है, लकड़ी का, सॉरी कागज का। इसे जो है उस प्रकार से लुगदी टाइप के बनाया जाता है लकड़ी से या गन्ने का खोई से, और फिर उसके बाद जो है कागज के आकार में उसे ढाला जाता है। आप लोग को पता होना चाहिए कि पहले जो है, पहले कागज जो है ना आज जैसे एकदम क्लीन पेज नहीं मिलता था, जैसे आज हम लोग क्लासमेट के कॉपी पर लिखते हैं, है ना। तो पहले के कागज जो रहता था इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, इतना टेक्निक नहीं था कि लोग एकदम पेज को फ्रेश कर दें। वैसे ही मतलब कि हल्का सा धुंधला टाइप के लगता था कागज। तो जैसे जैसे विकास होते गया हर चीज में बदलाव आते गया। तो ये था आपका कृषि आधारित कच्चे माल का उद्योग, ठीक है। अब है दूसरा खनिज आधारित उद्योग। इनमें खनिज पदार्थ से कच्चे माल के रूप में जो है प्रयुक्त होते हैं, मतलब कि कच्चे माल की जो है वो उत्पाद कहाँ से ले आ जाता है, तो खनिज, खनिज आधारित जो चीज होती है उससे लिया जाता है, ठीक है। अब चलिए इसके उदाहरण कौन कौन से। तो लोहा या इस्पात, ठीक है, लोहा या इस्पात बनाते हैं। लोहा का जैसे कोई चीज हम बनाते हैं, बहुत सारे चीजें लोहा का होती है, आपके घर में भी होगा या फिर कहीं देखे होंगे। सपोज हम छोटे छोटे चीज का उदाहरण दे तो बहुत सारे जैसे
खाना बनाने वाला चीज में दे दें, तवा का उदाहरण दे दें, तवा लोहा का रहता है, तो वो जो लोहा बनता है वो जैसा बनाया हुआ मिलता है हम लोग को वैसा रहता नहीं, उसका अयस्क रहता है बाबू। लोहा का अयस्क का नाम आप लोग जानते भी होंगे, बॉक्साइट होता है। तो ये अयस्क से लोहा निकाला जाता है, मतलब कि इसका जो कच्चा माल क्या रहता है वो लौह खनिज पदार्थ रहता है, उससे फिर जो है वो लोहा बनाया जाता है। सीमेंट उद्योग, जो घर वगैरह बनाने में सीमेंट का उपयोग होता है, तो वो चूना पत्थर से मिलता है ना, चूना पत्थर से। फिर एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम ये सब भी बॉक्साइट से होता है। तो मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो बनता है, जो खनिज पदार्थ रहते हैं, वो उनको जो है मॉडिफाई किया जाता है, मतलब उनको मशीन में देकर फ्रेश करके जो है ओरिजिनल पदार्थ उससे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका खनिज आधारित। दूसरा है वन्य आधारित उद्योग। वन्य आधारित उद्योग में कौन कौन से आ जाएंगे, तो वैसा उद्योग जो कि जिनका कच्चे माल जो है वन पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, वनों से प्राप्त होते हैं। बहुत सारे उद्योग इंडस्ट्री ऐसे हैं जो कि उसका कच्चा माल जो है कहाँ से मिलता है, तो वन से मिलता है। ठीक है, जैसे अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। कागज, हम अभी इसके पहले ही बताए थे, कागज लकड़ी से बनता है, लकड़ी मतलब पेड़ से बनता है, पेड़ वन से संबंधित है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ भी है कि कागज यानी लकड़ी है, बांस से भी बनता है। ठीक है, फर्नीचर जो हम लोग जैसे मान लीजिए आपका बेड हो गया, पलंग हो गया, या फिर बहुत सारी कुर्सियां भी बनती है लकड़ी से, लकड़ी के बहुत सारे फर्नीचर बनते हैं। तो ये सब जो है सीधा इनका संबंध पेड़ से है, पेड़ यानी कि वन से है। ठीक है, रबर, रबर रबर का भी एकदम, रबर जो होता है वो पेड़ रहता है, उससे जो निकाला जाता है, और फिर उसे जो है इंडस्ट्री, उसको कंपनी जो होती है वो फैक्ट्री में उसको रबर का रूप दिया जाता है। ठीक है, लाख लाख जो बनता है छाटने वाला, वो सब जो है सारा जो है पेड़ से संबंधित है। तो ये था आपका वन्य आधारित। अब उसके बाद अगला है चौथा, पशु आधारित उद्योग। इसमें पशु एवं उनके उत्पाद कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। पशु से भी, जैसे दूध हो गया, डेयरी वगैरह हो गया, तो डेयरी का कैसे करते हैं, पशु पालते हैं, पशु से हमें दूध मिलती है, और फिर हम जो है उसे डेयरी खोल देते हैं, लोगों को दूध बेचते हैं। तो इस प्रकार से जो है उद्योग का ये भी एक अच्छा खासा उदाहरण है। चमड़ा उद्योग हो गया, पशु के खाल से अनेक प्रकार के जो है वस्तुएं बनाई जाती है, जैसे ढोलक हो गया, जूता हो गया, पर्स हो गया, बेल्ट हो गया, ये सब चमड़े से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है पशु आधारित हो गया, यानी कि पशु के चीजों का उपयोग करके जो है ये इंडस्ट्री खोला जाता है। फिर डेयरी हो गया, अभी हम बताया दूध से बनता है। फिर ऊन हो गया, भेड़ का बाल से ऊन बनता है। ठीक है, चलिए रेशम उद्योग भी, ये भी हो गया। रेशम कीट होता है बाबू, रेशम कीड़ा कीट टाइप के होता है, तो उससे जो है रेशम के धागे नुमा संरचना बनाई जाती है, धागा बनता है, और रेशम जो है बहुत कीमती कपड़ा में आता है। रेशम के जो धागे होते हैं उनसे बने कपड़े कीमती कहलाते हैं। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, इसको देखिएगा कि कच्चे माल के आधार पर उद्योग को कृषि आधारित, खनिज आधारित, वन आधारित या पशु आधारित प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। जो भी इंडस्ट्री लगते हैं इन्हीं 4-5 में से किसी न किसी पर आधारित रहता है। ठीक है, किसी न किसी पर आधारित रहता है। जैसे लोहे में चल जाएंगे तो लोहे पर आधारित हो जाएगा, है ना। फिर हम लोग चल जाएंगे कुछ वन आधारित चीज, लकड़ी लेने या फर्नीचर लेने या फिर कागज वगैरह, तो वो जो है वन आधारित हो जाएगा। तो दूध हम खरीदने जाएंगे जिस कारखाने से, तो वो पशु आधारित हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या पढ़े कि जितने भी इंडस्ट्री रहते हैं, जितने भी कंपनियां रहती है, जितने भी फैक्ट्री रहते हैं, यानी जो भी उद्योग धंधे हैं, कहीं ना कहीं हर उद्योग धंधे या तो कृषि से रिलेटेड रहेंगे, या तो पशु से रिलेटेड रहेंगे, या वन से रहेंगे, या फिर खनिज पदार्थ से रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये जो है आपका प्रश्न कंप्लीट होता है। अब अगला क्वेश्चन है, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग क्या होता है। ठीक है, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग क्या होता है, चलिए जानते हैं। हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री क्या है भाई, तो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग वे उद्योग होते हैं जो उत्पादन एवं प्रबंधन की प्रक्रिया आधुनिक वैज्ञानिक जैसे ज्ञान, नवीनतम तकनीक या उन्नत मशीनों तथा स्वचालित प्रणालियों का प्रयोग करते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी, हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री उसे कहेंगे जिस इंडस्ट्री में, मतलब जिस उद्योग में ज्ञान का भरपूर एकदम यूज किया गया है, टेक्नोलॉजी का
उपयोग किया गया है, उन्नत प्रकार के मशीन का उपयोग किया गया है। अगर इतना चीज का प्रयोग करके वो इंडस्ट्री खोला जाता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। ठीक है, हाई टेक्नोलॉजी कहने का मतलब उसका जो है, जो काम हम लोग, जैसे देखो उदाहरण के तौर पर देखते हैं, तो पहले के लोग जो है व्यवसाय करते थे, तो गन्ना जो रहता था, गन्ने के ही उदाहरण हम देते हैं। गन्ना को पहले केल्हू में चारों तरफ बैल बैल को घुमाया जाता था, उससे रस निकाला जाता था, फिर उसे जो है मीठा का रूप दिया जाता था, उस प्रकार से फिर आगे उसको तैयार किया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे कंपनियां आई, फैक्ट्री आई, वो क्या करते हैं कि सीधे मशीन रहता है, मशीन में अगर बिजली से या डीजल तेल से जो चीज से चलता है, हम लोग गन्ना को जो यानी कि जो गन्ने के मजदूर रहते हैं जो काम करते हैं, उसमें गन्ने को डालते हैं और सीधा रस निकलता है, बैल की कोई जरूरत नहीं होती। तो वो जो है तकनीकी ज्ञान या फिर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो इंडस्ट्री लगाया जाता है, उसे हम लोग उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग कहते हैं। ठीक है, इनमें अनुसंधान एवं विकास बहुत अधिक खर्च पर किया जाता है, बहुत खर्च किया जाता है। मतलब ऐसा इंडस्ट्री अगर आप भी लगाइएगा तो उसमें खर्चा अधिक होगा। ठीक है, इनकी उत्पादकता सामान्य उद्योग की तुलना में अधिक होती है। देखिए, सच कहा गया है कि जहां आप मीठा ज्यादा डालिएगा, मतलब चीनी ज्यादा डालिएगा, तो मीठा अधिक होगा। उसी प्रकार से यहाँ है बाबू, जितना शक्कर डालिएगा आप उतना ही मीठा होगा, जितना आप पैसा लगाइएगा उतना ही आपको जो है उद्योग की वस्तुएं जो है अधिक मात्रा में प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये था हाई टेक्नोलॉजी। तो हाई टेक्नोलॉजी में ज्यादा कुछ नहीं, वो मतलब कि अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो इसमें वही चीज को लिखना है कि जैसे अगर जिस उद्योग में हमें टेक्नोलॉजी के अधिक उपयोग करना पड़े, अच्छे मशीनों का उपयोग करना पड़े, ज्ञान का नवीनतम बुद्धि का उपयोग करना पड़े। ठीक है, तो अगर इंडस्ट्री में हम इस चीज का अगर प्रयोग करके कोई भी फैक्ट्री खोलते हैं, तब हमें जो है खर्च जो है बाबू अधिक लगेगा, लेकिन इससे जो उत्पाद हमें मिलेंगे वो भी बड़े पैमाने पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपसे प्रश्न पूछा था। इसकी कुछ विशेषताएं भी है जो देखते हैं यहाँ पे। विशेषताएं इसकी प्रमुख है, जैसे आधुनिक तकनीक का प्रयोग, जैसे कंप्यूटर हो गया, रोबोट तो मत कुछ, ये रोबोट आधा मजदूर के जान ले लेगा। सब जो है अब के लोग धीरे धीरे जहां रोबोट मिलने लगा है, मतलब कि जहां रोबोट से लोग काम करते हैं, वहां के मजदूरों को बाबू खाने की रोटियां नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जो लोग मजदूर से काम करवाते थे वो अब रोबोट से करवा रहे हैं। तो कंप्यूटर हो गया, रोबोट हो गया, स्वचालन हो गया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो गया, ये सब का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में हम लोग जैसे कोई भी चीज को कैलकुलेशन करते थे, तो उसको 1 घंटा पेन से ऐसे ऐसे जोड़ घटाव करते रहते थे। कंप्यूटर आया तो इसमें आपको हर चीज, हर डाटा सेव करके रखता है। मान लिया जाए कुछ वैसा चीज है जो आपके दिमाग से मतलब कि हट जाता है, बार बार याद नहीं रहता, कंप्यूटर में एक बार सेव कर दीजिएगा तो जब चाहिएगा जब ये आपको जो है वो डाटा दे सकता है। रोबोट का स्थिति क्या है? रोबोट आजकल ऐसे हो रहे हैं कि अब बच्चों को स्कूल में पढ़ाई रोबोट के द्वारा, टीचर की जगह रोबोट आ गया है। समझ रहे हैं दुनिया आगे कितना निकल चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आधुनिक तकनीक का विकास हो रहा है। उच्च आधुनिक एवं विकास खर्च जो है नई खोजों पर, नवाचारों पर निर्भरता है। देखिए, ये कहना चाहता है कि जो उच्च संसाधन और विकास है, इसमें खोज जो है बहुत आगे चल चुका है, मतलब बहुत आगे निकल रहा है, और लोग दिन प्रतिदिन बहुत कुछ आगे सोच रहे हैं। मतलब अभी तो सिर्फ रोबोट आया, कंप्यूटर आया, आगे चल के कुछ भी आ सकता है। ठीक है, उच्च प्रशिक्षित श्रमिक वैज्ञानिक हो गया, इंजीनियर हो गया, या फिर तकनीकी विशेषज्ञ का कार्य करते हैं। जो प्रशिक्षित हैं वैसे श्रमिक, जो प्रशिक्षित हैं वो वैज्ञानिक, या तो वैज्ञानिक का कार्य कर रहे हैं, या फिर इंजीनियर बन रहे हैं, या फिर तकनीकी विशेषज्ञ बन रहे हैं, मतलब कि वो तकनीकी का ज्ञान ज्यादा रख रहे हैं। ठीक है, कम जगह पर अधिक उत्पादन, कम जगह पर अधिक उत्पादन के कहने मतलब उन्नत मशीन व तकनीक से अधिक उत्पादकता है ना। अगर आप चाहते हैं कि कम जगह में अधिक उत्पादन कराएं, तो उसके लिए बाबू आपको जो है तकनीक जो रहेगा, टेक्नोलॉजी जो रहेगा, मशीन जो रहेगा, वो उन्नत किस्म के होना चाहिए। ठीक है, पर्यावरण पर अपेक्षाकृत कम प्रभाव पड़ता है। इसकी विशेषताएं हैं, क्या होता है कि पर्यावरण पर अपेक्षाकृत कम प्रभाव पड़ना पारंपरिक भारी उद्योगों की तुलना में। ठीक है, पर देखिए क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं
कि पर्यावरण पर प्रभाव कम पड़े, तो उसके लिए जो है आपको पर्यावरण की अपेक्षा होकर मतलब उसी के जो है अकॉर्डिंग आपको इंडस्ट्री लगाना पड़ेगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखिए क्या बताया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी जो है ये उच्च टेक्नोलॉजी वाले कंपनी है, इंडस्ट्री है। ठीक है, कौन है? सूचना प्रौद्योगिकी। फिर जैव प्रौद्योगिकी हो गया, एरोस्पेस उद्योग हो गया, रोबोटिक्स एवं नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार हो गया। मोबाइल को देख लीजिए, मोबाइल आज हम लोग पहले क्या चलता था, चिट्ठी लिखाता था, डाकघर में ले जाकर जमा करते थे, और जमा करने के बाद वो 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन जितने बार डाकिया उसको पहुंचाता था, तब हमारा समाचार कहीं और पहुंचता था। अब टेक्नोलॉजी इतना सॉरी अब टेक्नोलॉजियां इतनी विकसित हो गई है कि यहाँ धड़ से फोन लगाते हैं, सीधे आवाज वहां जाती है, जो बोलना रहता है एक बार में बोलते हैं, जो सुनना रहता है अगला तुरंत सुन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से विकास हो रहा है। सरल शब्दों में अगर बोले तो उच्च प्रौद्योगिकी वे उद्योग हैं जो आधुनिक विज्ञान व तकनीक पर आधारित होकर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट आंसर यही होगा कि उच्च प्रौद्योगिकी वे उद्योग हैं जिनमें अत्याधुनिक मतलब कि आधुनिक विज्ञान व तकनीक पर आधारित होकर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो है आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला है विनिर्माण क्या है। विनिर्माण का अर्थ होता है कच्चे माल को श्रम या श्रम का मतलब मजदूरी या मशीन, औजार या तकनीक की सहायता से रूपांतरित करके नया उत्पाद तैयार करना जो अधिक उपयोगी और मूल्यवान है। विनिर्माण जैसे कोई चीज है हमारे पास कच्चे माल के रूप में, हम उसको जो है, जैसे आप लोग सुने होंगे गाँव में आता है प्लास्टिक लेने वाला, है ना, प्लास्टिक लेने वाला बच्चा लोग उसको देता है, बच्चा लोग को वो जो है उसके बदले कुछ खाने वाले पदार्थ देता है, तो वो ले जाकर क्या करता है, आप लोग स्टेशन वगैरह पर देखे होंगे बोतल सुनते हुए, तो बोतल जो खराब बोतल है उसको ले जाकर वो क्या करता है, तो वो एक प्रकार से कच्चा माल बनाता है, और कच्चा माल से फिर उसको जो अलग वस्तु में कन्वर्ट करता है, तो यही तो विनिर्माण होता है। ठीक है ना, मूल्यवान वस्तु का उपयोग करता है। विशेषताएं, कच्चे माल का रूपांतर प्राकृतिक या फिर अर्धनिर्मित वस्तु को बदलकर उपयोगी वस्तु बनाना। प्राकृतिक या तो फिर वो प्राकृतिक हो, ठीक है, प्राकृतिक जैसे हमारे पास लकड़ी है तो लकड़ी का कुछ हम वैसा खिलौना बना दिए तो वो भी निर्माण हो गया, या फिर अर्धनिर्मित मतलब कि जो अर्धनिर्मित है पूरा वो अब यूज नहीं है, जैसे फूटा हुआ डिब्बा जिससे हम पानी अगर डिब्बा में रखेंगे तो पानी नीचे गिर जाएगी, तो क्या वो हमारे लिए सही है? पूरा निर्मित है नहीं, अर्धनिर्मित मानेंगे उसे। तो वैसे चीजों को बदलकर नए वस्तु बनाना। ठीक है, मानव एवं मशीन श्रम का उपयोग, श्रमिक, मशीनरी, ऊर्जा का प्रयोग आवश्यक है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के आधार यह क्या होता है कि इसमें यह प्राथमिक जैसे कृषि हो गया, खनन हो गया, और तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र को जोड़ता है। द्वितीयक क्षेत्र क्या करता है बाबू, तृतीयक को और प्रथम को, उस प्रथम और तृतीयक को एक दूसरे में जोड़ देता है। ठीक है, चलिए, नया मूल्य सृजन क्या होता है कि उत्पाद का मूल्य कच्चे माल से अधिक होता है। उत्पाद का मूल्य कच्चे, अब सही बात है, हम फूटल डिब्बा 5 रुपया में लाएंगे, मान लीजिए जब 50 रुपया में लाए फूटा हुआ डिब्बा, और हम उसको विनिर्माण करके नया वस्तु में कन्वर्ट करके हम उसको 10 रुपया में बेचेंगे तो हमारा फायदा होगा? नहीं होगा। तो वही बात यहाँ कहता है कि जो वस्तु हम उत्पाद बनाएंगे वो उसका कच्चे माल से अधिक होगा, उसका मूल्य कच्चे माल से अधिक होगा, तभी तो फायदा होगा, नहीं तो फिर हम घाटा में चल जाएंगे, फिर हमारा मेहनत का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए, उदाहरण के तौर पर बहुत सारी चीजें इसमें दी गई है। कपास से कपड़ा बनाना, सही बात है, कपास जो रहता है प्राथमिक क्षेत्र से हम उसको कहाँ ले आते हैं, द्वितीयक में कपड़ा बनाते हैं। लोहे से अयस्क इस्पात बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, या लकड़ी से फर्नीचर बनाना। सरल शब्दों में कहा जाए तो विनिर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को बदलकर उपयोगी वस्तु बनाई जाती है। विनिर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को बदलकर चेंज कर नए वस्तु बनाए जाते हैं जिसका मूल्य कच्चे माल वाले वस्तु से अधिक होती है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न भी समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है कुटीर उद्योग क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ये आपका जो है एग्जाम में आ सकता है, इसलिए हम देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख देते हैं। ठीक है, कुटीर उद्योग क्या होता है? कुटीर उद्योग वे उद्योग होते हैं जो छोटे पैमाने पर घर या कुटीर, झोपड़ी जैसे छोटे घर हो गया,
छोटे झोपड़ी हो गए, ठीक है, वे परिवार के सदस्यों के द्वारा पारंपरिक और औजारों से या फिर हाथ से चलाए जाते हैं। इनमें पूंजी व मशीनरी का प्रयोग बहुत कम होता है और मुख्यतः यह जो है श्रम मुख्यतः परिवार को ही होता है। देखिए, कुटीर उद्योग क्या होता है कि वैसा उद्योग जो बाबू आप घर में बैठकर कर रहे हैं, ठीक है, उसमें पैसा भी कम लगेगा और चीजें भी कम लगेगी और पूंजी भी कम लगेगा, लेकिन उसमें लगेगा क्या ज्यादा, तो उसमें जो है बाबू आपको ज्यादा श्रम लगेंगे, मेहनत लगेगी, और वो मेहनत आप पूरे परिवार के सदस्यों के साथ करेंगे तो वो उद्योग जो है बाबू वो कुटीर उद्योग कहलाएगा। उदाहरण के तरीके पर देखें तो जैसे अगरबत्ती बनाना, अगरबत्ती के लिए हम उसको जो है कच्चे माल रहते हैं पाउडर वगैरह वो लाकर फिर हम उसको अगरबत्ती के साँचे में ढाल देते हैं, जो पूरे परिवार मिलकर आप घर में भी कर सकते हैं, एक हो गया। अच्छा, दूसरी बात और सारी बहुत, ऊन बनाना या फिर स्वेटर वगैरह बुनना, ठीक है, तो या फिर कतई काटना, धागा काटा चरखा से काटा जाता है, तो ऐसे पूरे परिवार मिलकर घर पर आप कुटीर उद्योग के उदाहरण में समझ सकते हैं, ठीक ना। तो इसके सरल शब्दों में इसका भी देखिए, इसका भी सरल शब्दों में क्या परिभाषा कि कुटीर वे होते हैं जो परिवार के द्वारा घर पर हाथ से साधारण औजारों के मदद से कम पूंजी में चलाए जाते हैं। घर पर परिवार के साथ हाथों से कम औजारों के द्वारा आप परिवार के साथ चला सकते हैं, ठीक है। जैसे हम मान लिया जाए लाइट वाला, पहले लाइट चलता था, छोटे छोटे लाइट ट्यूब लाइट रहते थे ना, उसमें तार वगैरह को जोड़ना रहता था और फिर उसको मार्केट में पैकेट में पैक करके सेल करना रहता था। आप सारे चीज ले लाइएगा मार्केट से, आपको बस डब्बा में पैक करना है, तो वो सब आप घर में कर सकते हैं, तो वो सब कुटीर उद्योग का उदाहरण में आएगा, ठीक है। उसमें ज्यादा मशीन नहीं लगेंगे, मेहनत कम लगेंगे, पूंजी कम लगेंगे और परिवार के साथ आप कर सकते हैं, ठीक है। स्वच्छंद उद्योग क्या होता है, तो स्वच्छंद उद्योग वे उद्योग होते हैं जो किसी विशेष कच्चे माल, ध्यान दीजिएगा विशेष शब्द लगा दिया, जैसे ऊर्जा का स्रोत या स्थान पर निर्भर नहीं होते। कहीं विशेष कच्चे माल मतलब वो कच्चे माल जो ऊर्जा पर या फिर किसी खास स्थान पर वो निर्भर नहीं होते हैं, बल्कि अपनी स्थापना के लिए परिवहन या बाजार या कुशल श्रमिक और आधुनिक तकनीक जैसे कारकों पर निर्भर करते हैं। मतलब बाबू वो साधारण नहीं, ओकरा लिए टेक्नोलॉजी होना चाहिए तभी वो उद्योग आप लगा सकते हैं, ठीक ना, ऐसे संभव नहीं है। इन्हें कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको जो है बाजार की जरूरत, ये सब चीजें थोड़ा बहुत रहना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जैसे कंप्यूटर या मोबाइल अब मार्केटे में ना लगा सकते हैं, इधर लगाइएगा तो चलवे नहीं करेगा। आभूषण बाबू, आभूषण जेवर के दुकान आप कहीं भी लगाइएगा तो नहीं चलेगा, जब भी चलेगा तो मार्केट में चलेगा, तो इसके लिए जो है पूंजी की अधिक जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन ऊर्जा का और कच्चे माल की जरूरत नहीं होता है, ये हमें जो है खरीद कर लाना पड़ता है। कच्चे माल जो है अयस्क से पहले ही ये कच्चे माल से ओरिजिनल में ये मतलब कि चेंज हो रहते हैं, ठीक है। सिलाई व परिधान उद्योग, सिलाई कपड़ा का उद्योग, कपड़ा जो दुकानदार बाबू खरीद के लाता है दुकान में वो कच्चा माल लाता है जी नहीं, वो बना बनाया मिलता है। हाँ, वो कंपनी जो है वो कपास के फूल या जिस चीज से कपड़े बनाती है तो वो कच्चा माल आती है, लेकिन जो दुकानदार हम लोग को बेचता है वो हम लोग वो कच्चा माल ला के कपड़ा नहीं बनाता, वो डायरेक्ट कपड़ा ही लाता है और बेच देता है, ठीक है। डायमिंग करते या पॉलिशिंग, ठीक है, ये सब जो है बाबू इसका स्वच्छंद उदाहरण, मतलब इस सब में लफड़ा झोल झपेट नहीं रहता है, सीधे वो ओरिजिनल चीज लाओ और ओरिजिनल चीज बेचो, व्यवसाय भी आपका सही होगा। तो सरल शब्दों में अगर समझे तो स्वच्छंद उद्योग वे उद्योग हैं जिन्हें किसी विशेष स्थान या कच्चे माल की पाबंदी नहीं होती। हम कपड़ा के दुकान खरीद मान लिया खोलेंगे, हमको कच्चा माल से क्या लेना देना, हम कपड़ा लाएंगे कपड़ा बेचेंगे। हाँ, हम कंप्यूटर के दुकान खोलेंगे तो हमरा कच्चा माल से क्या लेना देना, हम कंप्यूटर सिखाएंगे। या फिर मोबाइल का दुकान खोलेंगे तो हमको कच्चा माल से क्या लेना देना, हम मोबाइल लाएंगे मोबाइल बेचेंगे। समझ रहे हैं, बात आया समझ में। प्राथमिक एवं द्वितीय गतिविधियों में क्या अंतर होता है, चलिए देखते हैं, इसके बारे में अंतर हम लोग पढ़ लेते हैं। प्राथमिक गतिविधि के अंतर्गत वे गतिविधि जो सीधे प्राकृतिक से संबंधित है, मतलब प्राकृतिक के संसाधन प्राप्त करती है, ठीक है, प्राकृतिक से जिसका सीधा कनेक्शन है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और उपयोग होता है, सीधे प्राकृतिक पर ये निर्भर रहते हैं। प्राथमिक क्रिया जो रहता है या प्राथमिक गतिविधि जो रहती है वो सीधा कृषि से यानी प्राथमिक चीजों से संबंधित रहती है, प्राकृतिक से संबंधित रहती है। कम पूंजी और सरल तकनीक की आवश्यकता होती है, जो भी प्राथमिक चीजों में इंडस्ट्री वगैरह या गतिविधियां जो होती है इसमें बाबू
कम पूंजी लगता है, तकनीक भी कम लगती है। कृषि हो गया, कृषि करने में हम लोग को क्या लगता है, 2 बोरा खाद, और अगर ट्रैक्टर रहा तो ट्रैक्टर, नहीं तो पहले के किसान बाबू बैल से ही हल चला लेते थे। अब खुद से धान वगैरह गेहूं वगैरह काट लेते थे, खुद से मोरी बुन देते थे और रोप देते थे। तो ज्यादा इसमें टेक्नोलॉजी की जरूरत तो पड़ती नहीं, लेकिन धीरे धीरे विकास के अनुसार जो है हार्वेस्टर वगैरह आ गया, काटने के लिए रोपने के लिए सारा चीज हो रहा है। मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन हो गया, ये वानिकी हो गया, तो ये सब के लिए जो है ये सब जो है सीधा प्राकृतिक से संबंधित रहती है। और ये सब में जो है बाबू कम पूंजी लगता है, तकनीक भी कम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, चलिए अब द्वितीय गतिविधि क्या है। द्वितीय गतिविधि वे गतिविधियां जिनमें प्राथमिक गतिविधियों से प्राप्त कच्चे माल को बदलकर नया उत्पाद बनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि कच्चे माल से नया उत्पाद जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, प्राथमिक गतिविधि को क्या करता है, जिस जो चीज हम प्राथमिक में प्राप्त किए, जैसे मान लिया जाए हम गन्ना उगाएं, ठीक है, गन्ने के उगाएं, फेमस है गन्ना वाला, गन्ना कृषि लोग जो प्राथमिक गतिविधि के अंतर्गत आएगा, गन्ना हम उगाए। ये द्वितीयक वाला कुछ करता है, उसी को ला के अपने में कन्वर्ट करता है और उससे महंगा वस्तु बना देता है। तो वही चीज को इसमें लिखा गया कि वे गतिविधियां जिनमें प्राथमिक गतिविधि से प्राप्त कच्चे माल को बदलकर नया उत्पाद बनाता है। जो प्राथमिक गतिविधि से कच्चा माल प्राप्त होता है उसी को बदलकर नया प्रोडक्ट बना देता है। ठीक है, कच्चे माल को रूपांतरण और विनिर्माण कहता है। विनिर्माण अभी हम बताए कि जो चीजें रहती है, जो हम अर्धनिर्मित चीज रहती है, उसे बढ़िया उत्पाद में कन्वर्ट कर देना और उसका मूल्य उससे ज्यादा रखना, यही तो विनिर्माण कहलाता है। ठीक है, प्राथमिक गतिविधियों पर निर्भर रहना, प्राथमिक पर ही यह निर्भर है। द्वितीयक प्राथमिक गतिविधि पर ही निर्भर है। अगर प्राथमिक गतिविधि डैमेज हो गया तो द्वितीयक भी बाबू डैमेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अधिक पूंजी लगती है, इसमें प्राथमिक से अधिक और उन्नत तकनीक की भी आवश्यकता होती है, जबकि प्राथमिक में ऐसा नहीं था। कपड़ा उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण या फिर फर्नीचर निर्माण, ये सब के लिए सब जो भी उद्योग है ये तो है द्वितीयक, लेकिन सब जो है कृषि पर ही या फिर प्राथमिक यानी प्राकृतिक पर ही निर्भर है। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन पूछा था। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि विश्व में विकसित देशों के उद्योग के संदर्भ में आधुनिक औद्योगिक क्रियाकलापों के मुख्य प्रवृत्ति की जो विवेचना कीजिए। विश्व के विकसित देशों का उद्योग के संदर्भ में आधुनिक औद्योगिक क्रियाकलापों की प्रवृत्तियां निम्नलिखित है या विवेचनाएं निम्नलिखित है। इस प्रकार से अपना मन से ये क्वेश्चन वाला बात को लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको बढ़िया से नहीं पढ़े, और इसको जो है आप लोग भी क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, नहीं समझ जाइए कि क्वेश्चन मिला 2 लाइन यहाँ पर अपने मन से लिखना होगा। ठीक है, विकसित देशों में औद्योगिकीकरण के पारंपरिक रूप से भारी उद्योग और बड़े पैमाने पर विनिर्माण से लेकर आज की उच्च तकनीक स्वच्छंद हो या सेवा आधारित उद्योग तक सफर तय किया। ठीक है, क्या किया, सफर तय किया। आधुनिक युग में औद्योगिक क्रियाओं में कई नई प्रवृत्तियां दिखाई पड़ी। जो भी औद्योगिक होते हैं, विश्व में विकास होने के संदर्भ में जो है औद्योगिक बहुत सारे ऊंचे कदम उठाए हैं, जो कि आज अभी तक हमारा जो है भारत अभी भी पिछड़ा हुआ है। जैसे हमारे भारत में अब 5G हाल फिलहाल में आया बाबू, जबकि जापान में, जर्मनी में, चाइना में कब से 5G चल रहा था। तो ये सब जो है धीरे धीरे विकसित हो रहा है, क्रमिक विकास हो रहा है। ठीक ना, चलिए उच्च प्रौद्योगिकी का उद्योगों का विकास क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी हो गया, जैव प्रौद्योगिकी हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, फिर एस्पेरोस्पेस हो गया, एस्पेरोस्पेस हो गया, उद्योग का तीव्र विकास। ठीक है, आधुनिक एवं विकास के लिए अधिक निवेश, आधुनिक एवं विकास के लिए क्या बाबू, अधिक निवेश आपको चाहिए। निवेश का मतलब अधिक पूंजी लगाना। दूसरा स्वचालन एवं रोबोटिक्स उत्पादन प्रक्रिया में मशीन या फिर रोबोट या कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आप कृत्रिम मतलब समझते हैं, उसमें जैसे हम लोग मोबाइल में गेम खेलते हैं, मोबाइल में कोई चीज देखते हैं, तो जैसे हम लोग 2 बार ओके का बटन दबाते हैं तो क्या 2 बार ओके होता है, नहीं ना, एक ही बार होता है। तो ये सब जो है कृत्रिम बुद्धि होता है मोबाइल का। श्रमिक की भूमिका तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में परिवर्तन। जो श्रमिक रहते हैं वो किस रूप में रहते हैं, तो तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में रहते हैं। चलिए उसके बाद तीसरा पॉइंट में है कि स्वच्छंद के बारे में पढ़ चुके हैं। तो उद्योगों के स्थान पर कच्चे माल पर निर्भर नहीं रहता, स्वच्छंद जो है कच्चे माल पर निर्भर नहीं रहता है। ठीक ना,
परिवहन, संचार या बाजार की सुविधा के आधार पर कहीं भी स्थापित होता है। जहां बाजार देखा, जहां संचार देखा, जहां परिवहन वाली व्यवस्था देखा, वहां कहीं भी ये जो है स्थापित हो सकता है। कौन सा? स्वच्छंद में। वैश्वीकरण एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है? तो विकसित देशों की कंपनियों ने विकासशील देशों के उत्पादन इकाइयां स्थापित की और वैश्विक स्तर पर उत्पादन एवं वितरण नेटवर्क चालू कर दिया। देखिए, जो देश वैश्विक तरीके पे क्या हो रहा है कि जो चीजें हमारे देश में नहीं है वो हम कहीं और से ला रहे हैं, और जो चीजें अगला देश में नहीं है वो चीज हमारे भारत में अगर है तो हम उसे वहां निर्यात कर रहे हैं। तो वही चीज को जो है यह बताता है। अगला, पर्यावरणीय चेतना। तो प्रदूषण नियंत्रण होना चाहिए, स्वच्छ ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा या पवन का प्रयोग होगा तो ये सही हो सकता है। ग्रीन इंडस्ट्री यानी कि या फिर सतत औद्योगिक विकास का झुकाव। ग्रीन इंडस्ट्री और सतत औद्योगिकी का जो होता है वो विकास का झुकाव होना चाहिए। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ तक 7 कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है बाबू, इसको देखते हैं। अधिकतर देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग प्रमुख महानगरों के परिधि क्षेत्र में ही क्यों विकसित हो रहे हैं? पूछता है कि औद्योगिक बाबू वही देश में, वही जगह में, वही एरिया में काहे विकसित हो रहे हैं जहां प्रौद्योगिकी अच्छे खासे हैं, जहां व्यवस्थाएं अच्छी खासी है, जहां महानगर मतलब शहर अच्छे खासे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है कि शहरों में ही उद्योग लगाए जा रहे हैं? आज हमारा बिहार में उद्योग कम है उसके अपेक्षा जितना कि मुंबई में है। क्यों? ये सवाल है सरकार से कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे बिहार में इंडस्ट्री कम है अपेक्षा मुंबई से, अपेक्षा हैदराबाद से। क्यों? तो वही सवाल को यह भी मॉडिफाई करके पूछा है कि वैसे ही एरिया में प्रौद्योगिकी क्यों होता है जहां शहरों में, जहां महानगर रहते हैं, ठीक है, यानी कि जो महानगर होते हैं। तो अधिकतर देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग प्रमुख महानगरों के परिधीय क्षेत्र में ही विकसित होते हैं। क्यों होते हैं? मतलब कि परिधीय क्षेत्र मतलब जहाँ शहरीय क्षेत्र रहते हैं उसी में क्यों विकसित होते हैं? हमारा गांव देहात में काहे नहीं विकसित होता है? ये सरकार से आपको गुहार लगाना चाहिए एक युवा होने के नाते। तो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के स्थान पर जो है चयन पारंपरिक उद्योग को अलग होता है बाबू, है ना। ये उद्योग किसी विशेष कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते। जो बड़े पैमाने वाले उद्योग होते हैं वो कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं कि देहाती क्षेत्र में, गांव वाले क्षेत्र में गेहूं कट गया तो हम उसे गेहूं लाएंगे और सूजी बनाएंगे। ये जो है कच्चे माल पर निर्भर नहीं रहते हैं, ठीक है, होते, बल्कि कुशल श्रम, आधुनिक बुनियादी ढांचे और आधुनिक सुविधाएं पर अधिक निर्भर रहते हैं। इसके लिए सुविधाएं आधुनिक होनी चाहिए हर चीज के लिए। जैसे तराजू लेकर तौलने की जरूरत पड़े तो तराजू नहीं लेना, टेक्नोलॉजी मशीन आ गया उस पर रखिए ऑटोमेटिक, जैसे मान लीजिए तराजू इस पे कुछ रखेंगे तो तुरंत यहाँ पर वजन बता देगा। तो ये जो है आधुनिक चीजें पर निर्भर रहती है। इसके लिए इनका विकास महानगरों के परिधि क्षेत्र में होता है, क्योंकि जहां महानगर रहेंगे वहां आधुनिक बुनियादी ढांचे मिलेंगे, ठीक है, आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, कुशल श्रमिक मिलेंगे। तो जिसके वजह से बाबू क्या होता है, इसका विकास जो है महानगर के परिधीय क्षेत्र में होता है। और भी कारण है जो जानते हैं हम लोग पॉइंट करके एक एक करके। तो विशाल भूमि की उपलब्धता वहाँ विशाल मिलती है, हालांकि हमारे गांव वाले क्षेत्र में भी भूमि मिलेंगे लेकिन यहाँ सुविधाएं नहीं मिल पाएगी। तो महानगरों के भीतर भूमि महंगी रहती है और भीड़ भाड़ वाली होती है। तो भीड़ भाड़ जहाँ रहेगा, जहाँ भीड़ अधिक रहेगा, चीजों का बिक्री वहाँ अधिक होगा, ठीक है। परिधीय क्षेत्र के अपेक्षाकृत सस्ती और विशाल भूमि मिल जाती है। जो महानगर के बगल में जो खेत रहता है बाबू, जैसे शहर हो गया, आज हमारे गया शहर को ले लेते हैं, तो गया जो मेन गया में है तो वहां बाबू शहर आपको जगह महंगा मिलेगा। लेकिन जैसे हम गया से साइड होंगे थोड़ा सा, जैसे इधर आ जाएंगे, इधर मुफस्सिल के एरिया, इधर मानपुर तरफ आ जाएंगे तो आपको जो है सस्ता मिलेगा, उधर डोभी तरफ जाएंगे तो सस्ता मिलेगा, ठीक है। तो परिधीय क्षेत्र कहने का मतलब समझते हैं, साइड में, महानगर के परिधीय क्षेत्र मतलब जहाँ शहर है, देहात में नहीं बोल रहा, महानगर के परिधीय क्षेत्र मतलब साइड में, परिधि मतलब समझते हैं ना उसको, साइड में, ठीक है। चलिए, उत्तम परिवहन एवं संचार, सड़क रहने की वजह से यहाँ परिवहन की सुविधा होती है साइड में, ठीक ना। महानगर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिवहन से जुड़े होते, जरूरी नहीं है कि देश जो है अपना देश से ही, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जुड़े रहते हैं। हवाई अड्डा हो गया, राजमार्ग हो गया, बंदरगाह, इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध, ये सब सारी चीजें जो होता है वो महानगरीय के परिधि क्षेत्र में उपलब्ध होता है। इसलिए इंडस्ट्री ज्यादातर ऐसे क्षेत्र में जो है लगते हैं। उसके बाद अगला कारण है कि कुशल श्रमिक व विशेषज्ञता।
यहाँ श्रमिक बाबू पढ़ा लिखा मिलेंगे, अच्छे खासे मिलेंगे। तो महानगरों में विश्वविद्यालय या फिर शोध संस्थान या फिर तकनीकी शिक्षा केंद्र होने की वजह से जो है उच्च शिक्षित वाले श्रमिक उपलब्ध होते हैं। हमारा बिहार में आइएगा तो बिहार में अभी भी बाबू बहुत बहुत लोग अनपढ़ हैं, बहुत सारे लोग, है ना, बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ आपको अनपढ़ मिल जाएंगे। लेकिन वही चल जाइए केरला, आपको 1% भी लोग अनपढ़ नहीं मिलेंगे। अनपढ़ मतलब जो अपना कम से कम साइन वगैरह नहीं कर पाता वो अनपढ़ हो जाएगा, साइन भी कर रहा है तो उसको पढ़ा लिखा में गिनती कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद विशेषज्ञ कर्मचारी आसानी से आकर्षित किए जा सकते हैं, जो कर्मचारी वगैरह रहते हैं, काम करने वाला स्टाफ रहते हैं, वो आसानी से आ जाते हैं। अनुसंधान व विकास केंद्रों की निकटता, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग निरंतर शोध पर निर्भर करते हैं और महानगरों में वैज्ञानिक संस्थान या प्रयोगशालाएं अधिक होती है। तो अब हम जैसे मान लिया किसी चीज को बनाएं, मान लिया तो तेल का फैक्ट्री लगाएं, तो तेल को शोध करने के लिए उसके लिए लेबोरेटरी चाहिए, है ना, वहां हम जाकर उसको शोध करेंगे कि देखेंगे सही है कि नहीं है। तो उसी प्रकार से वहां प्रयोगशालाएं भी बाबू होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका के अपरिमित प्राकृतिक संसाधन है, फिर भी औद्योगिक दृष्टि से यह बहुत पिछड़ा महाद्वीप है। क्यों? अफ्रीका बाबू बहुत बहुत गरीब देश है, बहुत गरीब महाद्वीप से, जबकि यहाँ संसाधन है जितना चाहिए, वहां प्राकृतिक संसाधन भी है, लेकिन औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्यों है, ऐसा सवाल पूछा गया। जानते हैं इसके संसाधन होने के बावजूद भी ये जो है पिछड़ापन है। समीक्षा करते हैं इसका, तो अफ्रीका महाद्वीप को प्राकृतिक संसाधनों का भंडार कहा जाता है। प्राकृतिक संसाधन यहाँ बहुत मात्रा में है ना, कमी नहीं है। यहाँ सोना हो गया, हीरा हो गया, यूरेनियम है, तांबा, लौह अयस्क, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, कॉफी, कोको, रबर, लकड़ी आदि प्रचुर मात्रा में मिलते। बताइए इतने सारे इंडस्ट्री वाले चीज हैं यहाँ, प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक चीजें हैं, फिर भी ये पिछड़ापन है। फिर भी अफ्रीका जो औद्योगिक दृष्टि से बाबू पिछड़ा हुआ है, इसके बहुत सारे कारण हैं। चलिए हम लोग एक एक करके जानते हैं। पहला कारण यहाँ पर लिखा हुआ ऐतिहासिक कारण। इतिहास, जैसे बाप दादा अगर वही काम करते आ रहा है तो उसका बेटा पोता भी वही काम करेगा, कहाँ से विकास होगा भैया? अगर आपके पिताजी कृषि ही कर रहे हैं, तो पिताजी अगर आपके 10 मन चावल उगा रहे हैं, तो आपको जो है 20 मन चावल उगाना पड़ेगा, तब ना विकास होगा, है बाबू, तब ना। आपके पिताजी भी 10 मन और आप भी 10 मन चावल उगाइएगा, तो क्या इस स्थिति में जो है विकास संभव है? नहीं है ना। इस स्थिति में क्या है, विकास संभव नहीं है। तो ये ऐतिहासिक चलिए देख ले औपनिवेशिक शासन। यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने यहाँ के संसाधनों का दोहन तो किया, लेकिन उद्योग स्थापित नहीं कर पाया। यहाँ जो है बाबू, यहाँ यूरोपीय शासक जो है आए और यहाँ के बहुत सारी संसाधन जो थी उसको जो है अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारे संसाधन उसको दोहन किया, उपयोग किया, लेकिन इंडस्ट्री को जो है स्थापना नहीं कर पाया। संसाधन का निर्यात कच्चे माल के रूप में हुआ, मूल्य संवर्धन नहीं हुआ। कच्चे माल के रूप में हुआ, लेकिन जितना चाहिए पैसा नहीं दिया, ठीक है। चलिए आर्थिक कारण भी बहुत सारे हैं। यहाँ पूंजी निवेश पर भारी कमी मतलब यहाँ पूंजी नहीं है बाबू इंडस्ट्री लगाने के लिए। विदेशी तकनीक मतलब तकनीक जो भी लाता है बाबू खुद का नहीं रहता, दूसरे का रहता है। दूसरे को जैसे लगाइए, आज मोदी जी मान लीजिए जहाज ढेर सारा खरीद लेंगे अमेरिका से या रूस से, दूसरा का लाइएगा तो जितना रेट चाहेगा उतना महंगा रेट मांगेगा आपसे, और आपको मजबूरी में देना पड़ेगा। तो ही बात यहाँ की टेक्नोलॉजी इसका विदेशी है बाबू, तकनीक विदेशी है, अपना नहीं है, जिसके वजह से ये जो है और इंडस्ट्री लगाने में सफल नहीं है, ठीक है। सामाजिक कारण भी बहुत है। उच्च अशिक्षित दर, यहाँ के लोग अनपढ़ हैं, सीधे कहते बैठ उतना मेहनत के करेगा, 5 कट्ठा खेत जोतेंगे, आराम से चैन से खाएंगे, है ना, उतना टेंशन लेके क्या जीना। तकनीकी कुशलता जो है, तकनीकी कुशलता की कमी है बाबू, है ना, लोग कुशल नहीं है ना, बुद्धिमान नहीं है, जिसके वजह से ये सब प्रक्रियाएं झेलनी पड़ रही है कि वहाँ प्रचुर मात्रा में जो है प्राकृतिक संसाधन है, फिर भी इंडस्ट्री नहीं है। अगला क्वेश्चन है उद्योगों की परंपरागत अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। देखिए हम बताएं, ई वाला लाइन एकदम सेम लिख दीजिएगा कि उद्योगों की परंपरागत अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। यहाँ नहीं लिखा ना, आपको लिख देना है, ठीक है, आपको लिख देना है, निम्नलिखित है, ठीक।
उसके बाद लिखना है। चलिए, किसी भी उद्योग की अवस्थिति पर इस बात पर निर्भर करती है कि वहां का कच्चा माल, श्रम, ऊर्जा, बाजार जैसी आवश्यकता सुविधाएं कितनी सुलभ है। कहीं भी इंडस्ट्री लगाने के बाबू 3-4 चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो रहा तभी आपका इंडस्ट्री सही से चल पाएगा। उसमें कच्चा माल हो गया, श्रम हो गया, मजदूर हो गया, ठीक है, बाजार कैसे हैं, तो ये सब सारी चीज, ऊर्जा कैसी है, तो ये सब होना बहुत जरूरी है। ठीक है। औद्योगिकीकरण के प्रारंभिक चरण में उद्योग की अवस्थिति मुख्यतः पारंपरिक कारकों पर निर्भर करती है। जो कारक होते हैं पारंपरिक तरीके पर, उसी पर जो है निर्भर करते हैं। चलिए इसका प्रमुख चीजों को देखते हैं। कच्चे माल की उपलब्धता। उद्योग अधिकतर उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित होते हैं जहां कच्चा माल आसानी से और सस्ते में मिल जाएंगे। देखिए, अब कच्चा माल आसानी और सस्ते से मिल जाएंगे। अब जितना के हम बाऊ विनिर्माण करके, अगर हम विनिर्माण करके कोई कच्चा माल को अगर हम खरीदते हैं 10 रुपया में, ठीक है, कच्चा माल को खरीदते हैं हम 50 रुपया में, अब विनिर्माण करके बेचेंगे 20 रुपया में, तब फायदा होगा? नहीं होगा। तो कच्चा माल हमको अगर 20 रुपया में बेचना है तो उसके लिए कच्चा माल हमको 5 रुपया में मिलेगा, तब फायदा होगा। समझ रहे हैं ना? एकदम अपनी भाषा में समझिए। तो वही बात को बोला कि कच्चा माल उद्योग वही क्षेत्र में जो है सफल होते हैं जहां कच्चे माल सस्ते मिलते हैं। ठीक है। जूट उद्योग, कलकत्ता में चल जाइएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ डेल्टा है बनाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है डेल्टा बनाती है, वहां चल जाइएगा, जूट बहुत मिलेगा सस्ता। देखिए, अब जहां जूट की उपज अधिक होती है वहां ये चीज क्या मिलेगा? सस्ता मिलता है। और सस्ता मिलता है तो वहां से लाइए ढो ढो के एकदम महंगा महंगा चीज बनाइए, जूट बनाइए और फिर उसको बेचिए। लौह उद्योग में आ जाइए, लौह इस्पात में जमशेदपुर में जाइएगा तो वहाँ लोहा बहुत मिलेगा, तो वहाँ इंडस्ट्री है ना, लोहे का लौह अयस्क मिलता है, कोयला मिलता है, चूना पत्थर मिलता है, ये सब मिलता है। तो वहाँ जो है इंडस्ट्री जो है लौह उद्योग, लौह इस्पात उद्योग जो है वहाँ स्थापित है। तो ये सब चीजें होती है। अगला चीज है ईंधन या संसाधन। ठीक है, ईंधन या संसाधन। तो पारंपरिक उद्योग ऊर्जा के लिए कोयले व जल विद्युत पर निर्भर रहते हैं। जैसे हमें अब लाइन नहीं रहेगा बाबू, बिजली नहीं रहेगी तो हम कोई भी फैक्ट्री को सही से नहीं चला पाएंगे। अब तेल पर देकर उतना तेल भी उसके लिए फिर आपको डीजल तेल या फिर जिस मिट्टी का तेल पर चलाते हैं तो उसके लिए उतना चीज व्यवस्था करना पड़ेगा। तो उसके लिए जल विद्युत होना बहुत जरूरी होता है। कोयले क्षेत्र को आसपास में कई इस्पात संयंत्र स्थापित होते हैं, है ना, इस्पात संयंत्र स्थापित होते हैं जहाँ कोयले की एरिया रहते हैं। उदाहरण में जैसे रूर घाटी जो कि जर्मनी में। देखिए ऑब्जेक्टिव यहाँ पर एकदम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनेगा कि निम्नलिखित में से वह एरिया का नाम बताइए जो जर्मनी के कोयले घाटी के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको रूर मानना पड़ेगा। ठीक है। रानीगंज या फिर झरिया, ये भारत में पड़ता है जो झारखंड में है बाबू। झरिया कहाँ है? झारखंड में। ठीक है। फिर है श्रम की शक्ति की उपलब्धता। उद्योग के लिए पर्याप्त या फिर सस्ता श्रम आवश्यक होता है। उद्योग के लिए हर कोई चाहता है कि हमारा फ्री में मिल जाए, है ना। खासकर बिहारी क्यों नहीं चाहेगा? वो तो चाहता है, दूध बेचता है 10 रुपया के, जो तो पानी मिला के बेच देता है। ये तो इंडस्ट्री की बात हो रहा है। तो ये चाहता है कि हमको जो है पर्याप्त मात्रा में और सस्ता चीज मिले, हर चीज, कच्चा माल भी सस्ता मिले, श्रम भी बाबू, मजदूर 100 रुपया में दिन भर काम कर दे तो बहुत बढ़िया। ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक के आगमन बड़े हुए और औद्योगिक नगरों में हुआ। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों से जो है श्रमिक कहाँ जाने लगे? तो औद्योगिक नगर में। कहाँ जाने लगे? शहर में जाने लगे। या इस प्रकार से जो है नगरों में और जो है औद्योगिक ज्यादा क्षेत्र का विकसित होने लगा। मतलब कि शहरी वाले क्षेत्र में, महानगरीय क्षेत्र में जो है उद्योग का विकास होने लगा। ठीक है। तो हमारा जो है आज का सेशन यहाँ तक कंप्लीट होता है। और कैसा लगा आपको ये पढ़ने में, ये क्लास समझने में? जहाँ पर नहीं समझ में आए वहाँ पर पूछ लिया कीजिएगा। और इसके लिए हम एक बात और बोलेंगे, हर क्लास में बोलते हैं, आपको भी बोल रहे हैं कि रिवीजन जरूर कीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं इसी क्लास के, इसी सब्जेक्ट के अगले क्लास में। ठीक है।